न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हम लोग आज थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी एक तो बहुत ज़्यादा आपके वहाँ है नहीं, और उसमें भी इस बार सिलेबस से हटाई भी गई है ज़्यादातर पोर्शन, तो बहुत डिटेल में इस पर हम नहीं जाएंगे। बस इतना समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को अगर हम समझने की बात करते हैं क्या होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है किसी भी न्यूक्लियस का। एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का किसी भी चीज में स्टेबिलिटी के लिए कंटिन्यूसली कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही होती है। हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है। तो न्यूक्लियस भी क्या होते हैं कि ये स्टेबलाइज होने के लिए अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः खुद से अपने आप कुछ चीजों का इमिशन करते हैं। अल्फा बीटा गामा इन चीजों का इमिशन करते हैं खुद से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो इट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये जो भी रेज निकलती हैं, जो भी पार्टिकल यहाँ से रिमूव होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन, इट इज इवेंट ऑफ न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस emission of alpha comma beta and gamma ray। ये एक न्यूक्लियर इवेंट है। जो ज्यादातर बड़े हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो शो करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन अगर हो रहा है अल्फा बीटा गामा का एक साथ, तो ऐसा माना जाता है कि ये जिस रेट से न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, अगर इमिशन होगा तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा, कम होगा। दैट डिसइंटीग्रेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक्स। जो केमिकल काइनेटिक्स होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है? ये इवेंट होता है। तो disintegration of nucleus during the radioactivity is follow the first order kinetics। disintegration of nucleus during radioactive emission, during radioactive emission follow the first order kinetics। follow the first order kinetics। जो केमिकल काइनेटिक्स में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये जिस भी रेट से डिसइंटीग्रेट होगा, उस रेट की जो रिएक्शन होगी, इट इज फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो इस पर लगेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इन सिंगल पार्ट। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। बात आ रही कुछ समझ में? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप केमिस्ट्री में जितने अच्छे से जानते होंगे, उतने बढ़िया से हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसको आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो, तो आपने केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला देखा होगा, माइनस ऑफ डीसी ओवर डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या है? हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यहाँ सेकंड कर दे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड कर दे थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर कर दे तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स है ये। अब यहां पर हम अगर न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन की बात करें, तो ये नेगेटिव साइन वहां पर आपको लिखा गया है कि बताता है
कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन घटती है। तो माइनस dN ओवर dt अगर हम न्यूक्लियस के टर्म्स में करते हैं तो, या आप इसको अगर और इलाबोरेट करेंगे तो ये माइनस DC ओवर dt जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है k इंटू सी रेज टू दी पावर 1 ऐसा, या kc होता है। तो ये जो kc है वेयर k इज द रेट कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पर, ये रेट कांस्टेंट है। और अगर इन सारी चीजों को हम अप्लाई करें यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के केस में तो हम कंसंट्रेशन के बजाय हम न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो हम इसको माइनस dN ओवर dt पढ़ेंगे, लिखेंगे इन द केस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस समय जो न्यूक्लियाई होंगी उन पे पावर 1 के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस dN ओवर dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n पे पावर 1, या n एक ही बात है, वेयर लेमडा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे यहाँ रेट कांस्टेंट है वैसे लेमडा क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ऐसा। क्लियर? तो माइनस dN ओवर dt को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप देख रहे होंगे कि dN ओवर, इसको n को इधर लाते हैं, ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा इंटू टी, लेमडा इंटू dt ऐसा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस dN ओवर n, या dN ओवर n इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लेमडा इंटू dt। इतनी बात समझ में आ रही? अगर इतनी बात आपको समझ आ रही तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, आगे इंटीग्रेट करेंगे तो dN ओवर n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, इसको आप इंटीग्रेट करें। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है या इनिशियल न्यूक्लियाई n0 है और फाइनल न्यूक्लियाई को हम n से लिख दे रहे हैं, तो n0 किसी पर्टिकुलर टाइम, जब टाइम 0 होता है तो इनिशियल न्यूक्लियाई n0 होते हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसे nt या n हम लिख देते हैं। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, आपने ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा dN ओवर n, या अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसा आप जानते होंगे कि dx ओवर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है, log x होता है, या log बेस ex होता है। आप प्लस में कांस्टेंट c अगर ऐड करते हैं तो समझ में आ रहा है? तो ये ln x प्लस c कांस्टेंट होता है। अगर प्रॉपर लिमिट के साथ डेफिनेट रखते हैं तो वो भी आएगा कि ln x, और ये लिमिट फ्रॉम 0 टू x या समथिंग जो भी हो। तो यहां से जो आपका, आपने ये इंटीग्रेशन के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x पावर n dx, x रेज टू द पावर n dx, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेकिन वहां पर ये भी लिखा रहता है कि ये फॉर्मूला वैलिड है सब चीजों के लिए एक्सेप्ट द n इज इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू -1। अगर n -1 है तब ये क्या नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा। तो आप यहां से देखेंगे dx ओवर x में x क्या है, या तो हम इसको ऐसे लिखें dx ओवर x, या ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर -x dx, इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये चीज वैलिड नहीं है। तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, ये होता है log बेस ex, या इसी को हम ln x कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम पे। वही चीज यहां पर आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln n आ जाएगा, या log बेस en आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये ln n आ गया, और लिमिट रखते हैं कहां से कहां तक, n0 से n तक, और यहां से अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं माइनस ऑफ लेमडा, देन dt का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू t। इतनी बात समझ में आई है? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
इसके बाद इसमें देखेंगे तो ये ln n फ्रॉम n नॉट टू n हो जाएगा माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और 0 से t लिमिट रखेंगे तो t माइनस टी नॉट या t माइनस 0 ये आ जाएगा। और यहाँ लिमिट अगर पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln को हम log बेस e भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लेमडा और t माइनस 0 फिर t आ जाएगा तो माइनस लेमडा t हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln n माइनस ln n नॉट ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा इंटू टी। आप जानते हैं लॉगरिथम में एक फॉर्मूला होता है log n माइनस log m, log n बाई m होता है। ये अगर फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मालूम हो, यहाँ दिखेगा ln m माइनस ln n, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है इज इक्वल्स टू ln m बाई n, ये एक फॉर्मूला होता है। और प्लस में करते हैं तो m इंटू n होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से ln n अपॉन n नॉट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लेमडा टी, या इस ln को हम log बेस e लिख सकते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं ln का मतलब यही होता है, ln का मतलब होता है log बेस e। तो यहाँ पर हम log बेस e n अपॉन n नॉट लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस लेमडा टी। अब इसको हम एंटी लॉग अगर लेते हैं तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन n नॉट इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी। ऐसा ये कैसे होता है, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि log बेस 10 log 2 की वैल्यू अगर ये इस तरीके से x है, समझिए, या आप ऐसा बोलते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है 10 की पावर 2 है, तो log बेस 10x जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग बेस 10 10 1, मतलब ऐसा लिखा रहता है। तो आप इसको क्या लिखते हो कि ये वैल्यू जो होगी एंटी लॉग लेने पे ये 10 की पावर में चली जाएगी। तो वैसे हमने जब इसको ई बेस पे लिया था, ई बेस पे लिया है तो दिस बाई दिस जो होगा n अपॉन n नॉट, या जो x की वैल्यू होगी वो इसके बेस की पावर ये हो जाएगी। तो n अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस लेमडा टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम 10 बेस में लिखें लॉग वाली इक्वेशन को, इस वाली को, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉग बेस e n अपॉन n नॉट ये माइनस लेमडा टी है। अगर इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है ई बेस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 ई बेस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे 10 बेस में, और ये n अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, या यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log 10 बेस में अब इसको हम कैसे बना सकते हैं n अपॉन m नॉट ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा टी अपॉन 2.303, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन है रेडियो एक्टिविटी की, ये रेडियो एक्टिव डीके। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसका फॉर्मेट सही करना चाहें तो ये आफ्टर टाइम टी कितना न्यूक्लियस बचा हुआ है वो है, और ये इनिशियल न्यूक्लियाई है n नॉट, तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू माइनस में ये लेमडा टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि n क्या है तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t है। क्यों?
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी टाइम पे डिसइंटीग्रेट होके जो बचा हुआ है, और एन नॉट इज द इनिशियल न्यूक्लियाई। ये क्या है? इनिशियल न्यूक्लियाई। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड को हम एन डैश से रिप्रेजेंट कर दें तो वो कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, अगर इसको हम एन डैश से लिखते हैं तो आप कहेंगे कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, ये जितना था और जितना बचा हुआ उसमें से माइनस कर दीजिए तो डिसइंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा कितना डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अगर हमको एन डैश निकालना है, देन एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट इनिशियल न्यूक्लियाई माइनस जो न्यूक्लियाई बचा हुआ है। तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन डैश आ जाएगा आपका इनिशियल न्यूक्लियाई को हमने एन नॉट ले लिया और बचे हुए न्यूक्लियाई को एन, और एन की वैल्यू क्या है? एन नॉट ई की पावर माइनस लेम्डा टी। तो यहां से डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई जो आएगा वो हो जाएगा एन नॉट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेम्डा टी, ये दो इक्वेशन है। तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी पूछा जा रहा है कितने बचे हुए हैं, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। इफ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए इन टाइम टी में, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच लेगा, तो आपको ग्राफ बताया मैंने y इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस ax या kx। ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में, ये एक टाइप का क्या है? एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। और अगर डिसइंटीग्रेशन का पूछा जाए तो डिसइंटीग्रेशन तो बढ़ता जाएगा, देन इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इनमें दोनों का हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको हाफ लाइफ टाइम बताते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ये इसके बाद एक टर्म होता है हाफ लाइफ टाइम, इसको भी समझते हैं क्या होता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। हमने आपको बताया कि अगर हम n को लिखते हैं n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा टी ऐसा, या हम इसको ये लिखते हैं कि log बेस 10 n अपान n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेम्डा टी। ये दोनों इक्वेशन हमने आपको बताई थी। तो हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये वो टाइम होता है जिस टाइम इंटरवल के दौरान जो न्यूक्लियाई बचते हैं वो इनिशियल न्यूक्लियाई का हाफ बचे, इतने टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। इट इज दैट टाइम ड्यूरेशन अंडर विच after disintegrating the nuclei will become half of its initial value is called the half life time. It is time duration. It is time duration under which
the nuclei will become half of its initial value. इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। मतलब अगर हम टी हाफ को कहते हैं कि ये वो टाइम है जब जो एन होगा ये अपने इनिशियल वैल्यू का क्या बचेगा? आधा बचेगा। उस टाइम को क्या बोलेंगे हम? हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो एन बचेगा, ये एन, ये इस फार्मूले में अगर हमने ऐसे लिखा है माइनस लेमडा टी, तो आप कहेंगे ये टी हाफ टाइम बाद ये एन नॉट बाई 2 हो जाएगा और ये एन नॉट इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो ये लेमडा टी हाफ हो जाएगा। ऐसा ये बात आ रही समझ? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि अगर इसमें हम इस वैल्यू को रखते हैं, ये 10 बेस नहीं होगा, ये तो ई बेस होगा। 10 बेस तब होगा जब यहाँ 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर इस इक्वेशन में हम रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि लेमडा टी जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? अगर हम माइनस लेमडा टी लिख रहे हैं तो माइनस ऑफ लेमडा टी लॉग बेस 10 लॉग बेस ई एन नॉट अपॉन एन, यही था ना? नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। सही लिखा। इसके इक्वल तो यहां पर n की वैल्यू अगर हम क्या लिखते हैं, माइनस में लेमडा टी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई, ये n नॉट बाई 2 इंटू में n नॉट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि लॉग बेस ई 1/2, ये इसको हम 2 लिख देते हैं, ये 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में लेमडा टी, और इस माइनस को अगर हम प्लस करना चाहें तो ये लॉग बेस E2 हो जाएगा, ये लेमडा टी हो जाएगा। तो ये टी जो है ये टी हाफ लिखेंगे इसको, तो ये भी क्या होगा? टी हाफ होगा, क्योंकि हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया? हाँ, अगर हमने n की जगह पे n नॉट बाई 2 रख दिया तो t की जगह पे अपने आप क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। अब यहां पर इसको 10 बेस में करते हैं तो क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 इंटू लॉग बेस 10 2 हो जाएगा, और ये लेमडा टी हाफ हो जाएगा ये। और आप जानते हैं कि 10 बेस पे log 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा, जो टी हाफ है ऊपर लिख दे रहे हैं हम, इसमें दिखेगा। तो इसमें लिखेंगे तो टी हाफ आ जाएगा यहां से 2.303 लॉग बेस 10, ये 2 अपॉन लेमडा, और इसकी वैल्यू log 2 की रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.414 करके होती है। तो टी हाफ की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 के आसपास आती है ये अपॉन में लेमडा, ये आपका हो जाएगा टी हाफ की वैल्यू। क्लियर? अरे आ रहा समझ में? इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका हाफ लाइफ टाइम हो गया। अब हाफ लाइफ टाइम और इसमें मैंने लेमडा में रेट कांस्टेंट में रिलेशन बता दिया। अगर इसमें कभी ये dN/dt जो है आपका रेट कांस्टेंट, रेट, इसमें 2-3 तरीके से आपसे बातें इसमें पूछी जाती हैं।
जैसे हमने कहा कि ये dn/dt जो है ये माइनस टाइम्स ये लेमडा टी के इक्वल है, या लेमडा डी सॉरी लेमडा इंटू एन के इक्वल है। तो इसी dn/dt को ही हम क्या बोलते हैं, ये हमने कहा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, या इसी को कभी कभी आर से भी लिखते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। एन जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम है, और लेमडा इज द रेट कांस्टेंट है, तो ये आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, या dn/dt, ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की यूनिट जो होती है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होती है, और उसी को हम क्या लिखते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को ही हम बेकुरल लेते हैं। तो इसकी यूनिट को अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं, बेकुरल कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ये एक साइंटिस्ट है क्यूरी, QURI, क्यूरी, और इनके नाम पे भी यूनिट बनाई गई है, और 1 क्यूरी जो होती है वो होती है तकरीबन 3.7 इंटू 10 की पावर 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या 1 क्यूरी इज इक्वल टू इतना बेकुरल हो जाएगा। क्यों, एक क्यूरी को हम क्या लिख सकते हैं, इतना, तो 1 क्यूरी को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूरी जो होगा ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻10। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहे या बेकुरल कहे एक ही बात है, इसे कैपिटल बी स्मॉल क्यू बेकुरल ये यूनिट होती है। ये सब साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में काम करा है। ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। आप ये थोड़ा सा मैडम क्यूरी का नाम जानते ही होंगे। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट। ये अगर इसमें ग्राफ पूछा जाए कि जो न्यूक्लियाई बच रहे हैं और रेट में, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। इफ वी ड्रा द ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, और इसका स्लोप जो आएगा थीटा tan थीटा, ये लेमडा के इक्वल होगा या m। लेकिन आपसे कभी कभी ये ग्राफ ये वाला पूछता है जो इस इक्वेशन पे बेस्ड है, n इज इक्वल टू n0e⁻⁻λt, मतलब ये t में और न्यूक्लियाई में पूछेगा तो ये आप एक्सपोनेंशियल क्या बताएंगे, डीके बताएंगे। ऐसा ये इस नेचर का ग्राफ है। तो जिस तरीके का आपसे ग्राफ पूछा जाए, आप ये समझ आ रहा है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसी में एक टर्म होता है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ या मीन टाइम बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये एवरेज टाइम। सीधे सीधे आपको जानना है कि ये टाइम ड्यूरेशन होता है न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए और टोटल न्यूक्लियाई।
तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगता है इनको डिसइंटीग्रेट होने में 0 से। तो आप डिसइंटीग्रेशन के बाद जो न्यूक्लियाई बचेंगे उनको अगर हमको लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड होंगे तो वो R इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा। अगर हम ये मानते हैं कि डेल्टा टी में क्या होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो ये R जो होता है ये क्या होता है, वैसे R क्या होगा, अगर R की बात करें वही dN ओवर dt, तो R क्या हो जाएगा n e की पावर माइनस लेम्डा टी। और अगर हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी टाइम में अगर इसका डिसइंटीग्रेशन रेट ये है तो R डेल्टा टी हो जाएगा n डेल्टा टी इंटू ई की पावर माइनस लेम्डा टी आ जाएगा। ये क्यों n नॉट होगा, ये n क्या होता है, अगर हम इसको ऐसा लिखें तो ये होता है आपका आर एन ना, लेम्डा एन, सॉरी लेम्डा एन होता है। और n की वैल्यू क्या होती है, n नॉट ई की पावर माइनस लेम्डा टी, तो ये हो जाएगा m नॉट ई की पावर माइनस लेम्डा टी। समझ आ रहा है, ये लेम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डेल्टा टी, या आर डी टी की बात करते हैं तो ये भी ऐसे हो जाएगा एन नॉट ये डेल्टा टी की पावर माइनस लेम्डा टी। और अगर इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एवरेज टाइम क्या होगा, इसको टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से, टी एवरेज से। तो आप देखेंगे कि एवरेज टाइम जो हो जाएगा इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लेम्डा एन नॉट डेल्टा टी ई माइनस ये फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी अपान में नीचे एम नॉट जो टोटल न्यूक्लियाई है उनसे डिवाइड कर दें, तो ये आपका टी एवरेज आ जाएगा। और टी एवरेज जो आता है इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे ये डायरेक्ट 1 अपान लेम्डा होता है। तो आपको यही समझना है कि जो एवरेज टाइम आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट टी क्या होगा, 1 अपान लेम्डा होगा। अच्छा, एवरेज टाइम में और हाफ लाइफ टाइम में कभी रिलेशन पूछ ले तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको लेम्डा में और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन बताया कि जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 अपान लेम्डा। तो यहां से आप लेम्डा क्या लिख सकते हैं, लेम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ, और ये लेम्डा की वैल्यू ऊपर रख देंगे तो टी एवरेज और टी हाफ में रिलेशन आ जाएगा। टी एवरेज हो जाएगा 1 अपान लेम्डा, और लेम्डा की वैल्यू क्या है 0.693 अपान में टी हाफ, मतलब टी हाफ क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हाफ लाइफ टाइम में और एवरेज टाइम में रिलेशन आ जाएगा। ये क्लियर, तो शायद 1.4 या ऐसा कुछ करके आएगा। ये 0.64 को 1 से अगर क्या करोगे डिवाइड करोगे तो, सॉरी 1 को 0.693 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई एवरेज वैल्यू। ठीक है, इतना नोट कर लिया, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आपका रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। The half-life of uranium 238
half life of uranium 238 undergoing alpha decay. Undergoing alpha decay is 4.5 into 10 raised to the power 9 years. What is the activity of activity of 1 gram sample, 1 gram sample of uranium 238, sample of uranium 238, ये आपको बताना है कि सैंपल की एक्टिविटी क्या होगी। हाफ लाइफ टाइम आपको दिया है, हाफ लाइफ टाइम दे दिया आपको 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ईयर्स, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना है। तो आप जानते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर जो होता है वो लैम्डा इंटू एन होता है, और उस टाइम पे आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना है। लेकिन इत्तेफाक बस यहाँ लैम्डा भी नहीं दिया हुआ है, तो लैम्डा यहाँ निकालेंगे कैसे। आप जानते हैं कि टी हाफ की वैल्यू के टर्म्स में लैम्डा आपको दिया है। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो यहां से पहले क्या निकाल लेंगे आप, लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ यहां पर दिया हुआ है लेकिन ईयर में दिया हुआ है। कितना ईयर दिया हुआ है, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 ईयर। तो ईयर को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ईयर में 365 क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे, और 365 डेज के बाद ये 24 आवर से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर में आ जाएगा, और 24 आवर को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, मिनट में, और फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन आएगी। तो टी हाफ यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जब टी हाफ मिल जाएगी तो यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है भाई, टी हाफ से आप लैम्डा निकाल लिए तो लैम्डा आ गई। अब एन आपको और बता दें तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि क्या हो जाएगी, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं, और एन आपको जो दिया है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ना देकर के 1 ग्राम दिया हुआ है। और आप जानते हैं 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम का सीधा मकसद यहां पर किससे, 1 ग्राम जो होगा वो मास से है। अब ये निकालना है कि 1 ग्राम में कितने क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे। तो पहली चीज तो 1 ग्राम में एटम कितने होते हैं, तो उससे पहले हम ये जाने कि 1 ग्राम में मोल कितने होते हैं। क्योंकि हमको ये पता है कि 1 मोल के अंदर कितना होते हैं, n एटम होते हैं। एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, n एटम ना, n एटम, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम। और हर एटम में न्यूक्लियस होगा तो ये न्यूक्लियाई तो पता पड़ जाएंगे। अब हमको मास ग्राम में दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास या एटॉमिक मास। तो आप देखेंगे 1 ग्राम अपान में 238, ये यूरेनियम का पहले मोल निकल आएगा,
ठीक है। और जब ये मोल निकल आएगा तो हम यहां से क्या निकालेंगे, एक मोल में इतने एटम होते हैं तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे, और ये हो जाएगा 1/238 इंटू क्या हो जाएगा m ने, तो ये मोल हो गया और ये एटम हो गए, और इतने तो आ जाएंगे आपके क्या न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर सॉरी लेमडा से, तो ये आ जाएगा ये। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने मोल में निकाले, लेकिन यहां ग्राम वर्ड जब हम यूज करते हैं तो डिसइंटीग्रेशन में केजी वाला पार्ट यूज करते हैं, तो ये तो हमने ग्राम में यूज करा है, तो किलोग्राम का मतलब क्या होगा 10⁻³ अगर इसको किलोग्राम वाले में करेंगे तो ये टर्म किलोमोल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिसइंटीग्रेशन को, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मोल है तो किलो मोल में इसे कन्वर्ट करेंगे तो किलो मोल क्या आ जाएगा इतना इंटू 10⁻1/238 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन केवल बची हुई है, तो लेमडा एन। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे आपको अल्फा बीटा और गामा डीके बताते हैं, फिर फिशन और फ्यूजन करके फिर हल्का सा रेडियो इसमें रिएक्टर भी है सर, फिर ये टॉपिक आपका हो जाएगा।